हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे नए YouTube चैनल शिवेंद्र एकेडमी में। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10th की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 लाइफ प्रोसेस का लेक्चर नंबर 4। तो इस लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं बच्चों? सबसे पहले इस लेक्चर में हम समझेंगे रेस्पिरेशन प्रोसेस के बारे में। रेस्पिरेशन होता क्या है, ये क्यों ऑर्गेनिज्म को ज़रूरत होती है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी इसकी रिक्वायरमेंट क्यों होती है, और इसकी रिक्वायरमेंट्स आखिर रेस्पिरेशन प्रोसेस से उनको ऑब्टेन क्या होता है, मतलब उसको फाइनली आउटकम उसका क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, ये शुरू करते हैं हम रेस्पिरेशन प्रोसेस। सबसे पहले इसको समझने के लिए हमें ये बताना होगा कि रेस्पिरेशन को हम डिफाइन करते हैं एज अ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। एज अ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस में मतलब ये होता है कि हमें किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, नॉट ओनली ह्यूमंस, फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म it will take oxygen from the atmosphere and it will convert it into the carbon dioxide gas। मतलब ये होता है कि हम अपने रेस्पिरेशन प्रोसेस में एक जो होता है इनहेलेशन और एक दूसरा पार्ट होता है एक्सहेलेशन। इस दोनों पार्ट को हम समझने के लिए सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि ऑक्सीजन का इनटेक हमारी बॉडी करती है और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सहेलेशन हम करते हैं। इस प्रोसेस में होता क्या है, हमारी बॉडी को कुछ फूड की, जो हमारे अभी तक हमने डाइजेशन प्रोसेस में ये देखा है कि हमारे बॉडी को जितने भी फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं फाइनली डाइजेशन होने के बाद उससे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स ब्लड में जाते हैं और ब्लड से ये पहुंचते हैं सारे एवरी सेल्स ऑफ द बॉडी, मतलब शरीर के जितने भी सेल्स हैं हमारे बॉडी में वो सारे तक वो न्यूट्रिएंट्स सप्लाई कर दी जाती है बाय द यूज ऑफ ब्लड, बाय द सर्कुलेटरी सिस्टम। लेकिन ये न्यूट्रिएंट्स जब बॉडी में सप्लाई, सेल्स को सप्लाई हो जाते हैं, तो क्या इनसे एनर्जी अभी तक मिली? हमारा आंसर है नहीं। तो इसको एनर्जी कैसे रिलीज होती है? ये होता है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स। इस प्रोसेस का नाम है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स। तो ये जो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स है, इसी से बच्चों हमें फाइनली मिलने वाली है एनर्जी। बट ये ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मॉलिक्यूल होगा तब जब इसके पास ऑक्सीजन की सप्लाई होगी। जब यहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई होगी, इसका मतलब जो हमारे सेल के लेवल पे जो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई का होना बहुत जरूरी है। ऑक्सीजन हमारा मिलेगा रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू, जिसमें ऑक्सीजन सप्लाई होती है बाहर के एटमॉस्फेयर से, हमारे लंग्स में जाता है वो ऑक्सीजन, और लंग्स में एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है एल्वियोलाई, जहां से ये ब्लड के द्वारा, एल्वियोलाई में एक्चुअली ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज चलता है और यहाँ से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है ब्लड वेसल्स में, और ये ऑक्सीजन सप्लाई फिर से चली जाती है एवरी सेल्स ऑफ द बॉडी। जहाँ पे ये ऑक्सीडेशन, जब ऑक्सीजन सेल्स में पहुँचता है वहाँ से पहले से ही फूड न्यूट्रिएंट्स ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं, और वहाँ पे एक ऑर्गेनेल होता है जो हमने सेल के चैप्टर में देखा है, जिसका नाम होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ये वो साइट्स होती हैं जहां पे एक्चुअली फूड मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीडेशन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया वो साइट्स होती हैं जहां पे फूड मॉलिक्यूल्स एक्चुअली बर्न करता है, इसको हम बर्निंग प्रोसेस से भी जानते हैं, जिसका नाम है फूड मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीडेशन होता है। यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन हुआ, इससे जब फूड मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होता है तो ये बनता है फाइनली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और फाइनली निकलती है हमारी एनर्जी। यही एनर्जी हमारे ग्रोथ, मेंटेनेंस और रिपेयर के लिए काम आती है। तो इस लेक्चर में हमने ये समझ लिया कि रेस्पिरेशन प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। अब आइए इसको एक केमिकल इक्वेशन के थ्रू समझते हैं कि ये रेस्पिरेशन प्रोसेस कैसे कंडक्ट होता है हमारे बॉडी में। तो बच्चों, अब हम देखते हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस को एक केमिकल इक्वेशन के तौर पे। एक केमिकल इक्वेशन में रेस्पिरेशन प्रोसेस को बहुत ही इजीली रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो मैंने यहाँ पे एक केमिकल इक्वेशन लिखा है, इसमें एज अ न्यूट्रिएंट मैंने एग्जाम्पल ग्लूकोज का लिया है। ये वही न्यूट्रिएंट है जो हमें फूड से फाइनली डाइजेशन के बाद हमारे सेल्स को अवेलेबल होता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि एक ग्लूकोज जो होता है हमारे सेल्स में जो अवेलेबल होता है, वहां पे हमारे इनहेलेशन प्रोसेस में के थ्रू ऑक्सीजन जब हमारे बॉडी में एंटर करता है वो फाइनली पहुंचता है सेल्स के पास, और यही ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, और फाइनली ये रिएक्शन में बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और हमें जो रिक्वायरमेंट होती है इस रिएक्शन को होने के लिए, वो फाइनली हमें जो रिक्वायरमेंट है उसकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। ये वही चीज है जो हमारी बेसिक
नीड को पूरा करती है। मतलब जो हमारे बॉडी में फूड मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हैं, वो फूड मॉलिक्यूल्स का जब तक ऑक्सीडेशन नहीं होगा वहां से एनर्जी नहीं निकलेगी, और इस ऑक्सीडेशन प्रोसेस के लिए जरूरी है वो ऑक्सीजन की सप्लाई, जो हमें सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू आती है। रेस्पिरेशन प्रोसेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक भी माना जाता है, और इस बेसिक कैरेक्टरिस्टिक का मतलब यह है, इसका इंपॉर्टेंस ये है कि जितने भी फूड मॉलिक्यूल्स और न्यूट्रिएंट्स हमारे मिलते हैं हमारी बॉडी में, वो मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीडेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और फाइनली जो बनता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और फाइनली एनर्जी हमको हमारी बॉडी को मिलती है। तो बेसिक रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी की जो ग्रोथ, एनर्जी और मेंटेनेंस में रिक्वायर्ड होती है, ये बेसिक नीड जो होता है ये हमारे बॉडी में ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए हेल्पफुल हो जाती है। तो ये 3 प्रोसेस के लिए हमारी बॉडी की एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है। जो बेसिक नीड एनर्जी की रिक्वायरमेंट करता है रेस्पिरेशन प्रोसेस, तो इसमें हमने केमिकल इक्वेशन के थ्रू हमने बहुत ही इजीली समझ लिया रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। इसमें हम देखेंगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन प्रोसेस इज देयर, मतलब रेस्पिरेशन प्रोसेस के कितने टाइप्स होते हैं। अगर हम रेस्पिरेशन प्रोसेस को टाइप्स में डिवाइड करें तो ओनली 2 टाइप्स के रेस्पिरेशन प्रोसेस होते हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये 2 टाइप्स होते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन, अगर हम टर्मिनोलॉजी पे जाएंगे तो एरोबिक रेस्पिरेशन का जो मीनिंग होता है वो विथ एयर होता है। मतलब टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, अब टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन में हम बेसिकली देखने वाले हैं कि रेस्पिरेशन कितने टाइप्स के होते हैं। इसमें बेसिकली रेस्पिरेशन प्रोसेस को 2 टाइप्स में बांटा गया है, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन किसे बोलते हैं? एरोबिक, अगर हम इसको वर्ड से समझें तो एरोबिक का मतलब होता है विद एयर, मतलब एक ऐसा रेस्पिरेशन प्रोसेस जो इन द प्रेजेंस ऑफ एयर हो, मतलब एयर से मतलब होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन का, मतलब ऑक्सीजन की सप्लाई उस रेस्पिरेशन प्रोसेस में जरूरी है। तो एक ऐसा रेस्पिरेशन प्रोसेस जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो, इस रेस्पिरेशन प्रोसेस को हम बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। इसके जो एनर्जी निकलती है इस रेस्पिरेशन प्रोसेस, मतलब जो एरोबिक रेस्पिरेशन होते हैं, इसमें एनर्जी की जो क्वांटिटी होती है वो हाई अमाउंट ऑफ क्वांटिटी निकलती है। मतलब ये जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है वो हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज देता है, इसलिए ये मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है वो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। नेक्स्ट हम आते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो जैसा कि इसका अपोजिट होगा, ये विदाउट एयर होगा, मतलब इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा, ये इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा। और उसके बाद ये क्या होगा, इसमें भी एनर्जी रिलीज होगी लेकिन बहुत ही लेस अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी। यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होती है वो एक नाम आपको याद रखना होगा बच्चों, जिसका नाम होता है एटीपी। इसको हम बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है। अगर हम क्वांटिटेटिवली बात करें, मतलब क्वांटिटी की बात करें, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में जो एनर्जी रिलीज होती है वो एरोबिक रेस्पिरेशन में 1 साइकिल 38 एटीपी ऑफ एनर्जी देती है, जहां पे एनारोबिक रेस्पिरेशन 1 साइकिल में 2 एटीपी ऑफ एनर्जी रिलीज करता है। इससे हमको ये समझ में आता है कि कितना एनर्जी के अमाउंट का डिफरेंस होता है बच्चों। तो इस प्रोसेस से हमें ये समझ में आ गया कि मोस्ट ऑफ द एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी होती है वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एरोबिक रेस्पिरेशन से। और उसके बाद कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं, जैसे इसमें आते हैं ईस्ट, मोल्ड्स और कुछ बैक्टीरियाज। ये जो प्रोसेस होते हैं ये इनमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, जिसमें एनर्जी बहुत ही कम अमाउंट में बनती है। तो यहाँ पे हमने ये समझ लिया टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पे, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में हमको समझना है तो इसको प्लांट्स के 3 ऐसे पार्ट्स को समझना होगा जहां से प्लांट्स रेस्पिरेशन कर सकता है। किसी भी प्लांट में 3 हिस्से होते हैं जहां से रेस्पिरेशन पॉसिबल होता है। सबसे टॉप जो सबसे फर्स्ट आता है रेस्पिरेशन थ्रू रूट्स होता है, दूसरा रेस्पिरेशन थ्रू स्टेम हो सकता है और तीसरा रेस्पिरेशन थ्रू लीव्स हो सकता है। जो रूट सिस्टम जो होते हैं, जो प्लांट के जो रूट्स होते हैं उसमें प्रेजेंट्स होते हैं कुछ रूट हेयर्स, और वही रूट्स हेयर्स जो होते हैं एक प्रोसेस का नाम होता है डिफ्यूजन।
उसके थ्रू ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं। मतलब जो रूट हेयर्स के चारों तरफ जो सॉइल्स होते हैं, सॉइल पार्टिकल्स के बीच में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है और वहां से वो ऑक्सीजन बाय द मेथड ऑफ डिफ्यूजन, एक प्रोसेस होता है, वो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू ऑक्सीजन एंटर करता है रूट हेयर्स में और वहां से ऑक्सीजन बच्चों पौधों को मिल जाता है। अगर बहुत जो हर्बेसियस प्लांट होते हैं, हर्बेसियस में जो छोटे साइज के पौधे होते हैं, उसमें रेस्पिरेशन कैसे होता है उसको समझने के लिए उनके रेस्पिरेशन प्रोसेस कुछ प्लांट्स में स्टेम के थ्रू भी होता है। स्टेम में मैं आपको बता दूं कि एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसको लेंटिकल्स बोलते हैं। इस लेंटिकल्स जो होते हैं और कुछ में स्टोमेटा भी होते हैं उनके स्टेम प्रोसेस में भी, मतलब उसके स्टेम में भी स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं और वहां से भी ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन अंदर जाता है और बाद में रेस्पिरेशन प्रोसेस का जो प्रोडक्ट बनता है वो कार्बन डाइऑक्साइड, वो इन्हीं लेंटिकल्स और स्टोमेटा के थ्रू बाहर आता है। तीसरा जो प्रोसेस होता है वो रेस्पिरेशन लीव्स में, ये सबसे ज्यादा होने वाला रेस्पिरेशन है, मतलब ये मोस्ट कॉमन मेथड है पौधों में रेस्पिरेशन का। और इस प्रोसेस में हमें पता है बच्चों कि लीव्स में जो स्टोमेटा होते हैं वो एनवायरनमेंट के ऑक्सीजन को एंटर करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि स्टोमेटा जो होते हैं उसमें गार्ड सेल्स होते हैं और वो गार्ड सेल्स के थ्रू कंट्रोल्ड होते हैं और वहां से ऑक्सीजन जो जब पौधों को चाहिए होता है तो वो बाय द मेथड ऑफ डिफ्यूजन वो एंटर करते हैं। और अगर जब रेस्पिरेशन कंप्लीट हो जाता है तो वहां पर रेस्पिरेशन के बाद जो बाई प्रोडक्ट CO2 बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वो उसी स्टोमेटा के थ्रू एनवायरनमेंट में रिलीज कर दिया जाता है। तो रेस्पिरेशन इन प्लांट को तो हमने समझ लिया, थोड़ा सा हमको जो बेसिक प्रोसेस डिफ्यूजन होता है उसके बारे में भी हमको समझना होगा। डिफ्यूजन जो होता है प्रोसेस, इसको सिंपली हम समझ सकते हैं कि किसी भी गैस का या किसी भी लिक्विड का, लिक्विड और गैस दोनों के लिए लागू होता है ये, लिक्विड और गैस एक हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूवमेंट होता है। फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन एक ऑटोमेटिक मूवमेंट होता है। यही वो प्रोसेस है दोस्तों, यही वो प्रोसेस है जिसमें ये डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन जो होता है वो इन्वायरमेंट पे काफ़ी ज़्यादा कंसंट्रेशन में अवेलेबल होता है और रूट हेयर्स में कम होता है, मतलब पौधों के अंदर ऑक्सीजन की ज़्यादा डिमांड होती है क्योंकि वहाँ पे कंसंट्रेशन कम होता है। तो इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन बाय द मेथड ऑफ डिफ्यूजन हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ ऑटोमेटिक मूव कर जाता है। वही रूट में चलता है। स्टेम में भी जो लेंटिकल्स और स्टोमेटा होते हैं वहां भी हायर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन स्टेम के थ्रू या स्टोमेटा के थ्रू एंटर करता है। लीव्स में वही स्टोमेटा उसके हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। मतलब हमें एक मेथड का नाम याद रखना होगा, डिफ्यूजन, इसी के थ्रू पौधे रेस्पिरेशन कर पाते हैं। तो बच्चों अब हम चलते हैं रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस लेक्चर सेशन का। रेस्पिरेशन इन एनिमल्स को हम ये समझते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स में रेस्पिरेशन प्रोसेस कहाँ से कंप्लीट होता है, मतलब उसकी बॉडी में कौन कौन से स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं जो रेस्पिरेशन में हेल्पफुल होते हैं। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने लेके आया हूँ, 4 एग्जाम्पल अलग अलग टाइप के जो रेस्पिरेशन में हेल्पफुल करते हैं। जैसे मैंने आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको NCERT बुक में भी मिलेगा वही एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे चूज किया है। फर्स्ट वन अमीबा, दूसरा अर्थवर्म, थर्ड वन लैंड एनिमल्स एंड फोर्थ रेस्पिरेशन इन फिश। मतलब फिश एनिमल में कैसे होता है, इन चारों में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कैसे रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है। अमीबा, अगर सबसे पहले अमीबा की बात करें तो अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है जिसमें सिंपल डिफ्यूजन मेथड से रेस्पिरेशन प्रोसेस हो जाता है। रेस्पिरेशन का मतलब ऑक्सीजन जो हायर कंसंट्रेशन में उसके आउटर एनवायरनमेंट में अवेलेबल होता है वो सिंपल डिफ्यूजन मेथड से अपने अंदर ले लेता है। तो बाय द मेथड ऑफ सिंपल डिफ्यूजन अमीबा में कंप्लीट हो जाता है। अर्थवर्म एक ऐसा एनिमल है जो रेस्पिरेशन अपने स्किन से करता है। हाँ बच्चों, इनके जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं वो डेफिनेटली स्किन कहे जाते हैं क्योंकि ये स्किन में वो टिनी पोर्स होते हैं, मतलब ये पोरस स्किन होता है। ये जो स्किन की खासियत ये होती है कि ये पोरस नेचर का होता है। पोरस मतलब उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, वहां पे ब्लड सप्लाई अच्छी होती है। जब ऑक्सीजन, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को वो क्या करते हैं अपने स्किन पे लेते हैं, स्किन से एब्जॉर्ब करते हैं और वहां पे ब्लड सप्लाई के थ्रू उसको सेंड कर देते हैं। वो सारे ही सेल्स में वो ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ऐसे इसमें रेस्पिरेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट जितने भी लैंड एनिमल्स हैं, मोस्ट
मोस्ट ऑफ द लैंड एनिमल में बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होता है जिसको हम बहुत अच्छे से जानते होंगे, लंग्स। लंग्स जो होता है वो एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होता है जो हमारे में भी और जितने भी लैंड या टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जिसको बोलते हैं, जो लैंड पे रहते हैं, जो जमीन पे रहते हैं, उनमें स्पेशलाइज्ड ऑर्गन लंग्स जो होता है, और कुछ में स्किन होता है जिसके थ्रू वो रेस्पिरेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो हमारे में अगर कोई पूछे ये लैंड एनिमल्स में या ह्यूमंस में रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए स्पेशलाइज्ड कैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको हम लंग्स के थ्रू बोलते हैं। लंग्स एक स्पेशल ऑर्गन है जो ऑक्सीजन एक्सचेंज में हेल्पफुल करता है और सारे सेल को जो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है इसी लंग्स में एयर जाने के बाद वो ब्लड वेसल में डिस्ट्रीब्यूट होता है और सारे ही सेल में डिस्ट्रीब्यूशन फाइनली हो जाता है। और एक लास्ट जो होता है वो फिश, और एक्वाटिक एनिमल में फिश जो होता है उसके रेस्पिरेशन प्रोसेस को कई बार पूछा गया है एग्जाम में, इसको भी हमें समझना होगा। जो फिश के होते हैं उसमें एक स्पेशल ऑर्गन होते हैं जिसका नाम है गिल्स। ये जो गिल्स होते हैं ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन होते हैं फिश में। फिश के जो गले के दोनों साइड में गिल्स का स्ट्रक्चर होता है जो एक गिल के कवर की होते हैं, कभी रेड रेड कलर का उसका कवर होता है। तो उस गिल्स जो होते हैं, वो गिल्स जो होते हैं वही मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं फिश के केस में। और ये गिल करते कैसे हैं, ये पानी में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है, जितने भी जो जिस वाटर में फिश रहती है उस वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन ऑलवेज प्रेजेंट होता है। उस डिजॉल्व ऑक्सीजन को बाय द मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है उसमें से गिल एक ऐसे स्पेशल ऑर्गन होते हैं वो जो घुली हुई ऑक्सीजन को, वाटर में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वहां से वो उस ऑक्सीजन को छांट पाती है, वहां से वो एक्सट्रैक्ट कर पाती है और ऐसे उस डिजॉल्व ऑक्सीजन को अपने रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए यूज कर लेती है। तो बच्चों यहाँ पे हमने डिफरेंट एनिमल्स में समझ लिया कि रेस्पिरेशन कैसे चलता है। अब हम देखने वाले हैं रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, जो सबसे ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि ये हमारे केस में ह्यूमंस के बारे में हमें डिटेल में समझना है। तो चलिए अब हम देखते हैं रेस्पिरेशन इन ह्यूमन। तो बच्चों अब हम चलते हैं रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस में। रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस समझने के लिए हमें रेस्पिरेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। एक होता है ब्रीदिंग इन और दूसरा होता है ब्रीदिंग आउट। ब्रीदिंग इन जो होता है उसके लिए एक टर्म यूज करते हैं। ब्रीदिंग इन जो होता है इसके लिए हम इसको एक साइंस का टर्म यूज करते हैं जिसका नाम होता है इनहेलेशन। इसका नाम क्या होता है? इनहेलेशन। और जो ब्रीदिंग आउट होता है उसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन। तो ब्रीदिंग इन और ब्रीदिंग आउट हमने देख लिया। जो ब्रीदिंग इन होता है वो इनहेलेशन और ब्रीदिंग आउट जो एक्सहेलेशन होता है, उस प्रोसेस में हमारे दो इंपॉर्टेंट बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं जो हेल्पफुल होते हैं। अभी मैं डिटेल डिस्क्रिप्शन इसका बताऊंगा, उसके पहले दो ऑर्गन्स का नाम सुन लेते हैं, हम समझ लेते हैं। एक रिब केज जो होता है, रिब केज जो होता है मतलब जो हमारे चेस्ट में जो रिब्स जो होते हैं उनकी जो पूरी जो स्ट्रक्चर फॉर्म होती है पूरे सारे रिब्स में, जो 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होते हैं वो पूरे स्ट्रक्चर जो फॉर्म करते हैं उसको बोलते हैं रिब केज। और दूसरा एक होता है डायफ्राम जो यू शेप्ड होता है नीचे के साइड। ये दोनों ही ऑर्गन हमारे सबसे हेल्पफुल होते हैं हमारे रेस्पिरेशन में। जब ब्रीदिंग इन होता है तो डायफ्राम लोअर साइड में मूव करता है और जो रिब केज होता है वो अपवर्ड साइड में मूव करता है। इसकी वजह से क्या होता है, हमारे चेस्ट का जो वॉल्यूम होता है वो बढ़ जाता है और लंग्स को एक स्पेस मिलता है। तो ये दोनों जो, और ब्रीदिंग जब ब्रीदिंग इन करते हैं तो ऐसा होगा, और जब ब्रीदिंग आउट करेंगे तो डायफ्राम ऊपर की तरफ मूव करेगा और रिब केज जो होता है वो अंदर की तरफ घूमेगा। तो ये दोनों जो मूवमेंट होते हैं वो लंग्स को जो होता है वो वॉल्यूम ऑफ एयर को बाहर निकालने में हेल्प करता है। अब हम समझते हैं कि एक्चुअली रेस्पिरेशन कैसे प्रोसेस टेक प्लेस करता है। रेस्पिरेशन को अगर ह्यूमंस में समझेंगे तो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स जो हमारे होते हैं वो अ पेयर ऑफ लंग्स होते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे एक छोटा सा फिगर बना के आपको एक्सप्लेन करने की मैंने कोशिश की है। यहाँ पे समझने के लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। अ पेयर ऑफ लंग्स आर प्राइमरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो होते हैं उनको हम लंग्स का नाम देते हैं। आपने लोअर सेक्शन में, लोअर क्लासेस में पढ़ा भी होगा, जो लंग्स होते हैं वही हमारे रेस्पिरेशन के लिए होते हैं। तो हमारे स्पेशल ऑर्गन पेयर ऑफ लंग्स जो होते हैं वो एक बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो दोनों लेफ्ट साइड और चेस्ट कैविटी जो होती है उसमें एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड, दोनों साइड में ये फिक्स होते हैं। इसमें स्टार्ट होता है इसका हमारे नोज से, जिसका नाम हम देते हैं नॉस्ट्रिल्स। ये नॉस्ट्रिल वो प्लेस है जहां से ऑक्सीजन जो होता है वो ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ एयर
एयर में जो ऑक्सीजन होते हैं वो एंटर करता है। जब नॉस्ट्रिल से एयर एंटर करता है वो सीधा चला जाता है नेजल पैसेज में। जो अंदर वाली जो विंड पाइप बोलते हैं, जो नली होती है उसको नेजल पैसेज का नाम देते हैं। नेजल पैसेज को नेजल कैविटी भी बोला जाता है। और बच्चों उस नेजल कैविटी से होते हुए वो एयर जाता है फेरिंग्स में। एक स्ट्रक्चर आता है फेरिंग्स, जहाँ पे फेरिंग्स के जस्ट नीचे एक लैरिंग्स, ये फेरिंग्स और लैरिंग्स दो ऐसे स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हमारे बोलने के प्रोसेस और हमारे फूड पाइप, हमारा जो विंड पाइप होता है और फूड पाइप दोनों का कनेक्शन एक जगह पे होता है। ये फेरिंग्स और लैरिंग्स दोनों ही उस जगह पे एक दूसरे को कनेक्शन देते हैं। ये लैरिंग्स जिसको हम नॉर्मली यहाँ पे देखते हैं कि जो जेंट्स में एक छोटी सी चीज बाहर की तरफ निकली होती है, जो एडोलेसेंस में हमको पढ़ना भी है, तो ये एडोलेसेंस में जो ये लैरिंग्स जो होता है, यही वो लैरिंग्स स्ट्रक्चर है जो बाहर की तरफ आउटवर्ड होता है। उसके बाद ये एयर पास होता हुआ फेरिंग्स और लैरिंग्स से जाता है ट्रैकिया में। ये कॉमन विंड पाइप होता है, इसी को हम विंड पाइप के नाम से जानते हैं। जो कॉमन विंड पाइप होता है जो फाइनली जाके डिवाइड हो जाता है दोनों लंग्स में दो पाइप के थ्रू, और ये जब डिवाइड होने के बाद जो ये पाइप दो तरफ से मूव कर गया, एक सिंगल पाइप को हम ब्रोंकस बोलते हैं। ये ब्रोंकस है, ये भी ब्रोंकस है। यहाँ पे ये मेन जो विंड पाइप है दो पार्ट में जो डिवाइड हो गया, ये ब्रोंकस हो गया। और ब्रोंकस भी फर्दर डिवाइड हो जाते हैं, कई सारे ब्रांचेज इसके बन जाते हैं जिसका नाम होता है ब्रोंकियोल्स। ये जो ब्रोंकियोल्स हैं ये फाइनली ब्रांचेज होते हैं जो लंग्स में चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, और जो फाइनल बनता है वो एल्वियोलाई जो होता है उसका एंड प्लेस होता है। इसको टर्मिनल एजेंट बोलते हैं, मतलब किसी भी ब्रांच का जो एंड होता है वो एल्वियोलाई के रूप में वो खत्म होते हैं। एल्वियोलाई एक पी के मटर के दाने जैसे, पी के सीड्स जैसे ये एक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और यही जो होते हैं हमारे बॉडी में साइट्स ऑफ ऑक्सीजन एक्सचेंज होता है। साइट्स ऑफ ऑक्सीजन एक्सचेंज मतलब ये वही स्ट्रक्चर हैं जहां पे एक्चुअली ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन या एक्सचेंज प्रोसेस होता है। यहाँ पे बहुत ही हेवी अमाउंट में ब्लड वेसल्स की सप्लाई होती है। इस एल्वियोलाई के आसपास ब्लड वेसल्स बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल होते हैं, और वहाँ से जो ऑक्सीजन हम बाहर से लेते हैं वो ऑक्सीजन ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और वो हार्ट के थ्रू पूरी बॉडी में सप्लाई किया जाता है। और वैसे ही जो सेल्स जो कार्बन डाइऑक्साइड बाई प्रोडक्ट के रूप में निकालते हैं वो उस कार्बन डाइऑक्साइड आता है फाइनली यहाँ पे एल्वियोलाई में ही, और यहाँ से वापस कार्बन डाइऑक्साइड ये ब्रोंकियोल से होता हुआ फिर ब्रोंकस से होता हुआ फिर ट्रैकिया में आता है, और ये ऐसे नेजल पैसेज से होते हुए नोस्ट्रिल से हम बाहर निकाल देते हैं। तो ऐसे जो कंप्लीट हो जाता है एक साइकिल जिसमें ब्रीदिंग इन करते हैं तो एयर नॉस्ट्रिल से होता हुआ एल्वियोलाई तक पहुंचता है, और ब्रीदिंग आउट में ये एल्वियोलाई से होता हुआ नॉस्ट्रिल तक आता है। ये एकदम सेम प्रोसेस है, सिर्फ अपोजिट डायरेक्शन का होता है, जिसमें हमारे रेस्पिरेशन पूरी कंप्लीट हो जाती है। एक रेस्पिरेशन साइकिल में ब्रीदिंग इन और ब्रीदिंग आउट मिला के हम उसको एक रेस्पिरेटरी साइकिल बोलते हैं। ये बात हमको समझ लेनी होगी। ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय रेस्पिरेशन साइकिल, रेस्पिरेटरी साइकिल, तो उसको हमको समझना होगा। एक ब्रीदिंग इन और एक ब्रीदिंग आउट, ये दोनों मिला के एक रेस्पिरेशन साइकिल बनाते हैं, जिसको हम रेस्पिरेटरी साइकिल के नाम से जानते हैं। तो बच्चों इसमें मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को काफी कुछ क्लियर हो गया होगा कि रेस्पिरेशन में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं और कैसे रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है ह्यूमंस में। तो अब हम कंप्लीट करते हैं रेट ऑफ ब्रीदिंग, जो कि इस रेस्पिरेशन सेक्शन का लास्ट टॉपिक है। रेट ऑफ ब्रीदिंग में सबसे पहले हम देख लेते हैं इनहेल्ड एयर और एक्सहेल्ड एयर में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर की क्वांटिटी कितनी होती है। तो बच्चों इसको सिंपली हम समझ सकते हैं। देखिए थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है हमारे इनहेल्ड एयर और एक्सहेल्ड एयर। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इनहेल्ड एयर वो एयर होता है जो हम सांस में अंदर लेते हैं, और एक्सहेल्ड एयर वो होता है जो हम सांस में बाहर छोड़ते हैं। तो जो इनहेल्ड एयर होता है उसमें ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी होती है वो 21%, जो हमारा एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी होती है वही इनहेल्ड एयर में ऑक्सीजन 21% जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में 0.04% के ऑलमोस्ट प्रेजेंट होता है, तो वो पूरा कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंट 0.04% होता है हमारे इनहेल्ड में। और वैसे ही वाटर वेपर की क्वांटिटी बहुत ही लिटिल अमाउंट होती है बच्चों, तो इसको हम समझ सकते हैं इनहेल्ड एयर में क्वांटिटी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर की। ये एनसीईआरटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है, इसलिए मैंने आपके लिए ये लेके आया हूं। नेक्स्ट एक्सहेल्ड एयर।
एक्सहेल्ड एयर में ऑक्सीजन की क्वांटिटी, आप थोड़ा सा गौर करिए बच्चों, ऑक्सीजन जो 21% था हमारी बॉडी उसको, अब ये जो एक्सहेल्ड एयर है उसमें ओनली 16.4% अवेलेबल है। मतलब हमारी बॉडी ने ऑलमोस्ट 4% ऑक्सीजन का ही यूज किया और बाकी ऑक्सीजन भी एक्सहेल्ड एयर में निकल जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड की अगर क्वांटिटी आप कंपेयर करें तो यहाँ पे 0.04% से ये लगभग 4.4%, मीन्स ऑलमोस्ट 4.5%, मतलब 4.5%, 4.4% के अप्रॉक्स ये इंक्रीज हो जाता है हमारे एक्सहेल्ड एयर में। और थर्ड क्वांटिटी अगर हम वाटर वेपर की बात करें तो इसमें जो बहुत ही लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर होता है हमारे इनहेल्ड में, वो ज़्यादा क्वांटिटी हो जाती है। अलॉट मीन्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी वाटर वेपर की इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे एक चीज़ हमको बहुत नोट करनी चाहिए कि ऑक्सीजन के हम लगभग 4% का इस्तेमाल कर पाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की जो क्वांटिटी वेरी होती है वो पहले से ऑलमोस्ट 4.something% इंक्रीज हो जाता है, और वाटर वेपर जो होता है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाता है हमारे इनहेल्ड एयर में और एक्सहेल्ड एयर में। अब नेक्स्ट हम समझते हैं रेट ऑफ ब्रीदिंग क्या होता है। बच्चों, रेट ऑफ ब्रीदिंग को हम सिंपली ऐसा समझ सकते हैं कि हाउ मेनी टाइम्स वी टेकिंग ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट, मतलब हम इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि इनहेल्ड एयर और एक्सहेल्ड एयर, कंप्लीट इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को मिलकर एक साइकिल बनती है। वो एक साइकिल एक मिनट में हम कितने साइकिल्स कंप्लीट करते हैं, वो एवरेज जो हमारा रेट ऑफ ब्रीदिंग होता है बच्चों, वो होता है 15 to 18 टाइम्स पर मिनट। मतलब हम 15 to 18 टाइम्स ब्रीदिंग साइकिल हमारा कंप्लीट होता है, और ये डिपेंड करता है हमारे बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई को। ये कैसे डिपेंड करता है ऑक्सीजन सप्लाई पे, उसको भी हम थोड़ा समझ लेते हैं। आप लोगों को ये पता ही होगा कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं, जब हम जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे ही हम कोई एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी रेट ऑफ ब्रीदिंग होती है वो बहुत इंक्रीज कर जाती है। वो ऐसा क्यों होता है? ये ऐसा इसलिए होता है, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की डिमांड, जब हमको एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है तो वो ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन की डिमांड भी बढ़ जाती है, और जब ये ऑक्सीडेशन की डिमांड बढ़ जाती है, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है, तो बॉडी ऑटोमेटिकली रेट ऑफ ब्रीदिंग को इंक्रीज कर लेता है। रेट ऑफ ब्रीदिंग इंक्रीज करने से उसे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिल जाता है, और यहाँ से हमारा प्रॉब्लम, हमारे बॉडी का जो ऑक्सीजन डिमांड की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है। वैसे ही हम जब पहाड़ों पे जाते हैं, तो एक सिंपल क्वेश्चन है एनसीईआरटी का कि हम पहाड़ों पे जाते हैं तो हम थोड़ी सी अगर स्टेप्स चढ़ते हैं, थोड़ा ही ऊपर चढ़ते हैं, तो हमें काफ़ी थकान महसूस होती है और वहाँ पे हम टायर्डनेस ज़्यादा फील करते हैं। उसका आंसर क्या है बच्चों? उसका आंसर ये है कि जब हम पहाड़ों पे जाते हैं तो वहाँ पे एटमॉस्फेरिक में ऑक्सीजन की क्वांटिटी डाउन होती है। मतलब जो एल्टीट्यूड के साथ, ऊंचाई के साथ जो एटमॉस्फेयर है उसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज डाउन हो जाता है। तो हम जब रेट ऑफ ब्रीदिंग हम ज़्यादा लेते हैं तब जाके ऑक्सीजन की डिमांड पूरी होती है। मतलब हमारे नॉर्मल रेट ऑफ ब्रीदिंग से उतना ऑक्सीजन हमको नहीं मिल पाएगा जितना हमको चाहिए होता है, इसलिए हमको रेट ऑफ ब्रीदिंग इंक्रीज करनी पड़ती है हमारे बॉडी के ऑक्सीजन डिमांड को पूरा करने के लिए। तो यही वो वजह है। और एक लास्ट पॉइंट मैं आपको जरूर बताना चाहूँगा कि ये ऑक्सीजन जो हम ब्रीदिंग इन करते हैं वो कहाँ पे जाके कंबाइन करता है, वो कि हम नेक्स्ट सेक्शन में इस बारे में बात भी करेंगे कि ऑक्सीजन जो होता है, जो हम इनहेलेशन में लेते हैं ऑक्सीजन, वो हमारे ब्लड के हीमोग्लोबिन से जाके कंबाइन करता है। और हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो ऑक्सीजन हमारे इन एयर में जाता है, इनहेल्ड एयर में जाता है, वो जुड़ता है हीमोग्लोबिन से, और वो एक कंबाइंड स्ट्रक्चर बनाता है जिसका नाम है ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन। और वही हीमोग्लोबिन एक कैरियर के तौर पे इस्तेमाल होता है बच्चों। जो ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन है, इसको हम HbO2 के नाम से भी जानते हैं, HbO2 से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये HbO2 ये एक कैरियर है। हीमोग्लोबिन इज अ कैरियर फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन थ्रू आउट आवर बॉडी। मतलब ये हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल ही ऑक्सीजन को हमारे पूरे बॉडी में सप्लाई करता है। तो अगर हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन, अगर हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी रिड्यूस हो जाती है, तो उस समय हमारी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है हमारे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट की।
और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने में हमारे बॉडी में नहीं मिल पाएगा तो हमें एनर्जी नहीं मिलती है और इसकी वजह से हम टायर्डनेस फील करते हैं। तो हमारा हीमोग्लोबिन का लेवल हमें हमेशा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये ऑक्सीजन के कैरी करता है। तो बच्चों इसी के साथ होता है हमारा लेक्चर नंबर 4 कंप्लीट। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें।